हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य साइंस कंसेप्ट। कैसे हैं डियर? होपफुली कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे। अगले मंथ में प्यारे बच्चा हम लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने एग्जाम में बेहतर मार्क्स पाने के लिए आप दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो आपकी इसी मेहनत को और भी साकार बनाने के लिए आज का सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चा। इस वजह से आप अच्छे ढंग से इस सेशन को देखने का प्रयास करेंगे, इम्तिनान से देखेंगे और जो भी यहाँ पर फैक्ट आपको समझाए जाते हैं, उस फैक्ट को आप नोट करते हुए चलेंगे। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये आज का सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चा आज का जो क्वेश्चन हमने लेकर आया है, ये सभी के सभी क्वेश्चन से रिलेटेड क्या-क्या सवाल बन सकते हैं, इसकी क्या-क्या संभावनाएँ हो सकती है, इन सभी चीज़ों की चर्चाएँ आज की क्लास में करेंगे। यानी हर एक क्वेश्चन से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर उस तरह से भी सवाल बनकर आता है, तो हम क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ के आएँ। यानी क्वेश्चन को पूरी तरीक़ा से धजिया उड़ाकर आने के लिए हमने आज का पूरी से पूरे हर एक क्वेश्चन को हमने खुद से क्रिएट किया है और बनाने का प्रयास किया है बच्चा। ठीक है? तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? और आप पेन पेपर लेकर बैठेंगे और पेन पेपर के साथ अपने नोट को तैयार करते हुए चलना है बच्चे, क्योंकि अंत समय है, तो आपको जो भी फैक्ट यहाँ पर दिया जाएगा वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, इधर-उधर की सवालें नहीं होंगी बच्चे। ठीक है? चलिए, तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। चलिए, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है प्यारे बच्चे कि आवर्त सारणी के किसी समूह के, क्या कह रहा है? आवर्त सारणी के किसी समूह के, ठीक है? आवर्त सारणी के किसी समूह के, बात की जा रही है किसकी? समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, सभी तत्वों की संयोजकता होती है। ऑप्शन है हमारा समान होता है, भिन्न होता है, ए और बी, अर्थात समान और भिन्न दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। अब आइए सबसे पहले हम समझेंगे कि संयोजकता होता क्या है। ठीक है? एक बच्चा होता है संयोजकता और एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है? एक संयोजकता होता है और एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। जब हम संयोजकता की बात करते हैं, जब हम संयोजकता की बात करते हैं, तो ध्यान रखेंगे बच्चे कि संयोजकता का अर्थ होता है, संयोजकता का अर्थ होता है किसी तत्व के द्वारा, किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग, ग्रहण या त्याग, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वही उसकी संयोजकता होगी, या कोई तत्व कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है यही उसकी क्या होगी? संयोजकता होगी बच्चा। बात क्लियर है? यहीं पर आप ध्यान रखेंगे कि एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है सर संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है? यानी किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन है, उन सभी इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजकता क्या होता है? तो किसी तत्व के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या जो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है वही हमारा कहलाता है संयोजकता कहलाता है। दोनों बातें क्लियर है? चलो सर, बातें क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं बच्चा समूह। समूह क्या है बच्चा? तो इसी को हम कहते हैं वर्ग, इसी को हम कहते हैं वर्ग, इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं या ग्रुप कहते हैं, या इसी को हम ग्रुप कहते हैं। ग्रुप वन, ये ग्रुप वन, ये ग्रुप टू, ये 3, 4, 5, 6। ठीक है? टोटल कितने ग्रुप होते हैं? तो आप कहेंगे सर टोटल 18 वर्ग होते हैं। टोटल समूहों की संख्या कितनी होती है सर? 18 होती है। हमारे आवर्त सारणी में टोटल समूहों की संख्या अगर देखा जाए तो क्या होता है सर? तो आप कहेंगे 18 होते हैं। बात क्लियर है? चलिए सर, बातें क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं जो हमारा सवाल है। अब सवाल कहता है कि समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होगी? संयोजकता अलग होती है या समान होती है? तो ध्यान रखेंगे बच्चा, जैसे अगर हम ग्रुप नंबर 1 की बात करें, जैसे हम अगर ग्रुप नंबर 1 की बात करें, ग्रुप 1 की अगर हम बात करें,
तो ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। ये सभी के सभी तत्व जो है ये ग्रुप 1 के तत्व हैं। और इन सभी का जो, अगर हम बात करें इन सभी का जो बाहरी कक्षा होता है, इन सभी के बाहरी कक्षा यानी ग्रुप 1 जो है बच्चा, इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं सर? एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यानी कि ग्रुप नंबर 1 के जितने सारे एटम्स है, जितने सारे एलिमेंट्स है, जितने सारे तत्व हैं, उन सभी के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। और ये ग्रुप नंबर 1 जो है बच्चा, इसी को हम कहते हैं कि ये क्षार धातु है। ये कैसा धातु है? तो सर क्षार धातु है। ठीक है, कैसा धातु है सर? क्षार धातु है। और धातु क्या करता है बच्चा? तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु जो है सर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है सर? त्याग करता है। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ये सभी के सभी तत्व त्याग करेंगे सर? एक ही इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का सर त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। यार अर्थात कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन भी एक ही इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन तो सर अपवाद है, ये त्याग करेगा नहीं, ये सर साझेदारी करते हैं। सर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन, ये लिथियम जो है बच्चा, ये लिथियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्योंकि बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, धातु उतना ही इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। अगर एक है तो एक ही त्याग करेगा, दो है तो दो ही त्याग करेगा, तीन है तो तीन ही इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। अर्थात धातु जो है बच्चे, वो मैं वो उसके बाहरी कक्षा में, उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो सर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो सर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो धातु या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, या तो सर 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। बातें क्लियर है? तो यहां पर जो धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो ये ग्रुप नंबर 1 में अगर देखा जाए, तो ग्रुप नंबर 1 के जितने सारे तत्व हैं, ये सभी के सभी एक ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। ग्रुप नंबर 2 है बच्चा, तो ग्रुप नंबर 2 में सभी के सभी जो तत्व हैं, वो उनके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन को वो त्याग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा सर? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो यहां पर सर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी इस वाले कॉलम की संयोजकता सर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गया। इस कॉलम की सर, इस कॉलम का सर 1 हो जाएगा, संयोजकता क्या होगा सर? 1। यानी कि किसी भी समूह में अगर देखा जाए, तो सर संयोजकता सबकी समान होती है। किसी भी समूह में अगर देखा जाए तो संयोजकता क्या होगा? समान होगा। यहां भी संयोजकता समान होगा। इस वाले में देखा जाए बच्चा, तो इस वाले में भी क्या होंगे? समान होंगे। इस वाले में भी समान, इस वाले में भी समान। यानी कि सभी में जो संयोजकता होगा समान होगा। सभी में संयोजकता क्या होंगे सर? समान होंगे। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? बातें क्लियर है? चलो सर, बातें अगर क्लियर है तो और भी कुछ पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं। अब इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए, क्वेश्चन आवर्त सारणी से क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, पहला तो सर, पहला तो हमने आपको बताया कि सर वर्गों की संख्या कितनी है? 8 है। अगर इसी में पूछा जाता कि सर आवर्तों की संख्या कितनी है, आवर्त की संख्या अगर पूछा जाता कि कितनी है, तो आवर्त की संख्या ध्यान रखेंगे, आवर्त की संख्या जो होता है बच्चा, ये टोटल कितने होते हैं? तो आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि आवर्त की संख्या कितनी है सर? 7 है। यानी किसी भी आवर्त सारणी में, यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या 18 है। वर्गों की संख्या 18 है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से प्रश्न बनेगा, देखो बच्चा, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि किसी भी आवर्त सारणी में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं,
ऊपर से कहाँ आ रहे हैं सर, नीचे की ओर आ रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है। पहला हो सकता है सर, पहली पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि सर परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार या त्रिज्या भी आप कह सकते हैं, आकार या त्रिज्या, ये क्या होता है सर, बढ़ता है, ये क्या होता है, बढ़ता है। पहली पॉइंट, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो परमाणु का आकार क्या होते हैं सर, बढ़ते हैं, परमाणु का आकार बढ़ते हैं, परमाणु का आकार बढ़ेगा तो सर त्रिज्या भी बढ़ेगा। दूसरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सर धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण, धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सर धात्विक गुण भी बढ़ जाता है, धात्विक गुण भी क्या होता है सर, बढ़ता है। तीसरी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि अधात्विक गुण घटता है, अधात्विक गुण, अधात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सर घटेगा, अधात्विक गुण क्या होगा, तो सर घटेगा। चौथी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे सर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सर संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहेंगे, अभी हमने आपको पढ़ाया। सर संयोजकता क्या होगा, संयोजकता क्या होगा, संयोजकता क्या होगा, संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संयोजकता पर प्रभाव पड़ेगा बच्चा कि वो भी समान रहेगा, वो भी क्या रहेगा सर, समान रहेगा। तो क्या ये सारी के सारी फैक्ट आपको समझ में आ गए, ये सभी के सभी संभावित प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। चलो सर, तो ये तो हम ऊपर से नीचे आने पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सर हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, चल इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसी में अगर हम कहें आपसे कि अगर ये हमारा बायां है, ये कौन सा साइड है सर, बायां साइड है, और इधर हमने दायां साइड है, ये है सर दायां साइड। तो अगर हम बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, बाएं से अगर हम दाएं की ओर जाते हैं तो क्या होगा, पहली पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है कि सर परमाणु का आकार, परमाणु का आकार, आकार और त्रिज्या, आकार और त्रिज्या सर घटेगा, क्या होगा, घटेगा, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सर धात्विक गुण घटेगा, धात्विक गुण क्या होंगे, धात्विक गुण सर घटेगा, धात्विक गुण भी घटेगा। तीसरी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, अधात्विक गुण, अधात्विक गुण, आध्यात्मिक गुण सर बढ़ेगा, आध्यात्मिक गुण क्या होगा सर बढ़ेगा। इसी तरह से फोर्थ नंबर पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सर, अपरिवर्तित होंगे, अपरिवर्तित नहीं, माफ करेंगे, यानी कि भिन्न होगा, क्या होगा सर, भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, फाइव्थ नंबर आप ध्यान रखेंगे कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न है तो सर संयोजकता भी क्या होगा सर, भिन्न भिन्न होगा, संयोजकता भी क्या होगा, संयोजकता भी क्या होगा सर, भिन्न भिन्न होगा, संयोजकता भी क्या होंगे सर, भिन्न भिन्न होंगे। क्या ये पॉइंट सभी के सभी क्लियर हो गए, क्या ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए प्यारे बच्चे। तो इतने सारे प्रश्न आपको ध्यान रखना है, इतने सारे आपको ध्यान रखना है। यहीं से एक और प्रश्न बन सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है, तो ध्यान रखेंगे कि मोजले ने बनाया है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है, बस सीधे ध्यान रखेंगे कि सर मोजले ने बनाया है, किसने बनाया है सर, मोजले ने बनाया है। ठीक है, इसी तरह से पूछा जाता है बच्चे, डोवेराइनर ने कौन सा नियम दिया था, त्रिक नियम दिया था, अष्टक नियम सर किसने दिया था, मेंडलीव ने दिया था। तो ये सभी के सभी चीजों को आप अच्छे ढंग से नोट करते हुए चलना है। चल, तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको पूरी तरीका से हमने समझाया है, जो भी यहाँ पर फैक्ट आपको लिखना चाहिए वो लिख सकते हैं बच्चे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चाहे आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाए, चाहे आपसे प्रश्न इनडायरेक्ट वे में पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये आपसे दाव हमारी वादा है।
ठीक है। चल अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर आते हैं, आइए। अगला प्रश्न है, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है। चल देखिए, थोड़ी सी चीजों को आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एटम है, मान लीजिए ये कोई एटम है, इसके ये बच्चा नाभिक होगा, ठीक है। ये एटम है, ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है, ये इसका मान लेते हैं कि नाभिक है, ठीक है, ये इसका नाभिक है। देखिए, एटम का जो बाहरी कक्षा होता है, एटम का जो बाहरी कक्षा होता है, चल बाहरी कक्षा आप इसी को समझ जाओ। नाभिक, इसको हम बोलते हैं नाभिक, इसको हम कहते हैं सर नाभिक, ठीक है। और नाभिक में बच्चा उपस्थित होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन, और एक होता है सर न्यूट्रॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। और बाहर में सर गति करता रहता है, बाहरी कक्षा में गति करता है, यानी कि ऑर्बिट में एक चक्कर लगाते रहता है, कक्षा में चक्कर लगाता रहता है सर इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व का जो एटम होता है उसके कक्षा में उपस्थित होते हैं सर इलेक्ट्रॉन, और नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गति करता रहता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में गति करते रहते हैं सर, ठीक है। बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक से दूर हो जाता है, नाभिक से काफी दूर होने के कारण इनमें अत्यधिक ऊर्जा मौजूद होते हैं। नाभिक का पकड़ इलेक्ट्रॉन से कमजोर हो जाता है, नाभिक का पकड़ इलेक्ट्रॉन पर कमजोर हो जाता है, इस वजह से इसमें बहुत ही अधिक उच्च विभव का ऊर्जा मौजूद होता है। और जैसे ही इसको अत्यधिक ऊर्जा होता है तो ये बच्चा ट्रांसफर हो जाते हैं, ये क्या होते हैं ट्रांसफर, यानी कि थोड़ी सी भी ऊर्जा मिलती है तो ये अपनी कक्षा छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये बाहर भाग जाने के कारण यही क्या होता है सर, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि धात्विक गुण उत्पन्न हो जाता है, इसके अंदर धात्विक गुण उत्पन्न होता है, धात्विक गुण उत्पन्न होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, अभी हमने कहा, अभी कुछ देर पहले हमने कहा कि धातु जो होता है सर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है सर, त्याग करता है। और इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण ही इनमें धात्विक गुण आ जाते हैं, और धात्विक गुण आता है तो ये क्या करता है बच्चा, तो आप कहेंगे ये सर चालक की तरह कार्य करता है, चालक के जैसा ये क्या करने लग जाता है सर, कार्य करने लग जाता है। तो ये चालकता जो है बच्चा, ये किस कण के कारण है, ये जो चालकता हमसे पूछा गया है कि चालकता जो है किस कण की गति पर आश्रित है, चालकता जो है किस कण की गति पर आश्रित है, तो आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन की गति पर आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है सर, इलेक्ट्रॉन की गति पर आश्रित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बात क्लियर है। चलो सर, अब इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट को हम लोग समझ लेते हैं। आइए, जैसे सर पूछा जाता प्रश्न है, प्रश्न में आपसे पूछे जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो ध्यान रखेंगे जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन ने किया है, ठीक है। अगर इसी तरह से प्रोटॉन की अगर खोज आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है, किसने खोज किया है, तो आप कहेंगे सर गोल्डस्टीन ने किया है। किसने किया है, गोल्डस्टीन ने किया है, ठीक है। इसी तरह से अगर न्यूट्रॉन की खोजकर्ता आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है, तो आप कहेंगे कि सर न्यूट्रॉन का खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था सर चैडविक, उसका नाम क्या था सर, चैडविक। तो यहां से 3 प्रश्न हमारे बन गए कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया, और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो आप कहेंगे सर चैडविक ने किया है। अब यहां से पूछा जाता है बच्चा कि इसके द्रव्यमान के बारे में, ठीक है, कि इसका द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान आपसे पूछा जा सकता है कि इसका द्रव्यमान क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बच्चा 9.1, 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg होता है।
9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इसका क्या होता है सर? तो आप कहेंगे इसका द्रव्यमान होता है। इसी तरह से जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान सर कितना होता है? तो आप कहेंगे 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। कितना होता है सर? 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसी तरह से अगर आपसे न्यूट्रॉन का पूछा जाए कि कितना द्रव्यमान होता है तो आप कहेंगे 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, बात क्लियर है? क्या ये सभी के सभी पॉइंट क्लियर हो गए? क्लियर हो गए? चलो सर, अब यहां से और भी क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे भारी कण कौन सा है, सबसे भारी कण कौन सा है, और पूछा जाए कि सबसे हल्का कण कौन सा है, सबसे हल्का कण कौन सा है, तो आप क्या उत्तर लगाओगे? आप क्या उत्तर लगाओगे? सर सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन। सबसे भारी जो कण है वो न्यूट्रॉन है, और सबसे हल्का कण जो है वो है सर इलेक्ट्रॉन। वो क्या है सर? इलेक्ट्रॉन है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अगर प्रोटॉन का अगर पूछा जाए कि प्रोटॉन कितना भारी है इलेक्ट्रॉन से, तो सर लगभग 1850 या 1800 आप कह सकते हैं कि 45 गुना भारी होता है। बातें क्लियर है? तो ये इससे रिलेटेड जितने सारे फैक्ट थे हमने आपको समझाया बच्चे। बताएं, कोई दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है इसमें? चल आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं बच्चे। चल, तो सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। सबसे भारी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। इसका वेट कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया? सर गोल्डस्टीन ने किया है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? सर चैडविक ने किया। सबसे भारी कण होता है और इसका वेट होता है 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg। किसी भी एटम के बाहरी कक्षा में कौन सा कण उपस्थित होता है? आप क्या लिखोगे कि ये क्या होता है? ये बाहरी कक्षा में, ये, या आप कह सकते हैं कि ये कक्षा में उपस्थित कण होता है। कक्षा में गति करता हुआ कण, यानी कि ये पूछा गया था कि पदार्थ के अंदर जो कण गति करते हैं वो कौन सा होता है? तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चल तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। आइए आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव में ऑटोजोम की जोड़ियों की संख्या होती है। मानव में ऑटोजोम की जोड़ियों की संख्या होती है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि सर ये ऑटोजोम होता क्या है। देखिए बच्चा, आपने पढ़ा होगा गुणसूत्र के बारे में, आपने पढ़ा होगा गुणसूत्र के बारे में कि गुणसूत्र, ठीक है, जिसे हम क्रोमोजोम कहते हैं, जिसे हम क्रोमोजोम कहते हैं। गुणसूत्र की अगर संख्या आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 23 पेयर होता है, यानी कि 23 जोड़ी होती है। या कुल संख्या अगर पूछा जाए कि कुल संख्या कितना, कुल संख्या कितना, अब कुल संख्या बच्चे 46 होते हैं। कुल संख्या कितनी होती है? 46 होती है। यानी कि कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गुणसूत्र की संख्या कितना है, तो 46, और पेयर में पूछा जाए तो 23 होता है। पेयर में पूछा जाए तो 23 होता है। अब यही गुणसूत्र जो है ये बच्चे दो तरह से बटे होते हैं, यानी कि हमारे शरीर में दो तरह का क्रोमोजोम पाया जाता है। हमारे शरीर में दो तरह के क्रोमोजोम पाए जाते हैं, यानी हर कोशिका में दो तरह के क्रोमोजोम उपस्थित होता है। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं सर ऑटोजोम, ऑटोजोम कहते हैं। और एक होता है सर ओलोजोम, एक होता है ओलोजोम, ओलोजोम होता है। ठीक है, बात क्लियर है? सर ऑटोजोम की अगर आपसे संख्या पूछा जाए कि ऑटोजोम की संख्या कितनी होती है, तो ऑटोजोम की संख्या होती है बच्चा 22 पेयर। कितने होते हैं? 22 पेयर होते हैं। या संख्या में अगर पूछा जाए तो 44 होते हैं। संख्या कितनी होती है? कुल संख्या कितनी होती है सर? तो 44 होती है।
कुल संख्या कितनी 44 होती है। और ऑलोजोम की अगर बात की जाए तो ऑलोजोम को आप कहेंगे सर 1 पेयर होता है, 1 पेयर होता है, यानी कि कुल संख्या इसकी 2 होती है। कुल संख्या कितनी होती है सर 2 होती है, कुल संख्या 2 होती है। ठीक है, तो यहां से अब आप उत्तर लगा सकते हैं कि ऑटोजोम की जोड़ियों कितनी होती है। जोड़ी हमसे पूछा गया, यहां पर ध्यान देना है, कुल संख्या न पूछकर हमसे पूछा गया है कि पेयर कितने होते हैं। तो पेयर कितना है, तो आप कहेंगे सर 22 पेयर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बातें क्लियर है। चल अब देखो बच्चे, ये हमारे शरीर में इसका कार्य क्या होता है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर के निर्माण में कौन सा क्रोमोजोम होता है, या हमारे मानव शरीर का है, या किसी भी जीव के शरीर के निर्माण के लिए कितने क्रोमोजोम की आवश्यकता होती है। तो मानव शरीर के निर्माण के लिए, मानव शरीर के निर्माण के लिए, यानी कि शरीर निर्माण, शरीर निर्माण के लिए कौन सा है बच्चा, तो शरीर के निर्माण के लिए जो क्रोमोजोम होता है उसे हम कहते हैं सर ऑटोजोम कहते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑटोजोम। यानी कि ये ऑटोजोम जो है हमारे शरीर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे उंगलियां लंबे होंगे, हमारे बाल काले होंगे, भूरे होंगे, इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो आप कहेंगे सर ऑटोजोम होता है। कौन जिम्मेदार होता है, ऑटोजोम होता है। हमारा रंग काला होगा, हमारा रंग गोरा होगा, हमारी आंखें नीली होगी, हमारी आंखें भूरी होगी, इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है, तो आप कहेंगे सर इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार है हमारा ऑटोजोम जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है सर, ऑटोजोम जिम्मेदार है। तो सर ऑलोजोम का कार्य क्या है, देखो बच्चा, इस ऑलोजोम को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, लिंग निर्धारण होता है इससे, इससे क्या होता है बच्चा, लिंग का निर्धारण होता है। यानी ऑलोजोम से किसी भी जीव का लिंग का निर्धारण होता है कि वो फीमेल होगा या मेल होगा। तो लिंग निर्धारण में कौन कौन से होंगे, लिंग निर्धारण में कौन कौन से होंगे, अगर बच्चा मेल है और अगर कोई फीमेल है, यदि मेल है तो एक्स और वाई दोनों होगा, एक्स और वाई दोनों होगा। और यदि फीमेल है तो एक्स और एक्स होगा, एक्स और एक्स होगा। क्या ये बातें स्पष्ट होंगे, क्या ये बातें स्पष्ट हो गया कि अगर आपसे कोई भी किसी भी तरह का गुणसूत्र से रिलेटेड आपसे पूछा जाए प्रश्न, तो क्या आप बना सकते हैं। गुणसूत्र की खोजकर्ता आपसे पूछा जाता है कि गुणसूत्र की खोज किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था। इन सभी चीजों के बारे में आपको अच्छे ढंग से ध्यान में रखना होगा। चल, तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी के सभी चीजों क्लियर हो गए होंगे, आशा करते हैं। चल अगले प्रश्न पर आ जाए, अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा कोई भी आप संदेह ना करें। ठीक है, हम जो भी पढ़ाते हैं आपको पता है कि उसको हम एक्सप्लेन अवश्य करते हैं। आप चाहे जितने भी हमारे लेक्चर को आप देख सकते हैं, उसमें हमने हर चीज को बारीकी से समझाने का प्रयास किया है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे थियोरेटिकल क्लास हो, उसमें हर तरह से हमने यह समझाने का प्रयास किया है। आइए अगले प्रश्न पर। कहता है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन है मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन यानी कि मुकुलन के द्वारा होता है किसमें, देखिए सबसे पहला तो पूछा गया कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता क्या है, सबसे पहले इसे समझेंगे। अलैंगिक जनन कहने का मतलब होता है कि इसमें कोई भी किसी भी तरह के पेरेंट सेल नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार का कोई पेरेंट सेल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर मदर सेल नहीं होते हैं, बस ये भी समझिएगा कि पेरेंट जो होता है वो मदर ही होता है, बस इतनी बात समझे। अलैंगिक जनन के कुछ पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इनमें कोई भी गैमेट नहीं होता है, यानी युग्मक जो होता है, युग्मक अनुपस्थित होता है, युग्मक अनुपस्थित होता है, पहले पॉइंट। दूसरी पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें न तो मेल होते हैं और ना ही फीमेल। युग्मक अनुपस्थित कहने का मतलब है कि इसमें न तो मेल गैमेट और ना ही फीमेल गैमेट है। अनुपस्थित कहने का मतलब है कि मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक, जैसे कि सर स्पर्म यानी शुक्राणु,
शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु जैसे कोई भी चीजें यहां पर नहीं होते हैं, पहली पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? सेकेंड पॉइंट होता है बच्चा कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई पेरेंट्स मौजूद नहीं होता है, पेरेंट्स मौजूद नहीं होता है। बस आप इतनी बात ध्यान रखेंगे, केवल एक चीजें आप ध्यान रखेंगे जो हम, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। अब इसी अलैंगिक जनन में बहुत सारी विधियां होती हैं, इसी अलैंगिक जनन में बहुत सारी विधियां होती है। एक होता है विखंडन होता है, एक होता है मुकुलन होता है, एक हमारा हो जाता है बच्चा, आप कहेंगे जैसे फर्मेंटेशन हो जाता है, खंडन हो जाता है, ठीक है, बीजाणु हो जाता है। तो इस तरह के हमारे जनन होते रहते हैं, तो मुकुलन विधि। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि आपका समय कम हो, समय कम लगे और ज्यादा चीजों को आप फोकस कर पाए। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिएगा। देखिए, अलैंगिक जनन जो होता है बच्चा, वो आप देख पा रहे हैं कि एक होता है विखंडन, एक होता है सर विखंडन विधि यानी कि जिसे हम फिजन कहते हैं, एक होता है सर बीजाणु जनन जिसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, एक होता है सर रीजेनरेशन यानी कि पुनर्जनन कहते हैं, और एक होता है अपखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, और एक होता है सर बडिंग जिसे हम मुकुलन कहते हैं, और एक होता है सर वेजिटेटिव यानी कि कायिक प्रवर्धन होते हैं। तो आप देखेंगे तो मुख्य रूप से 6 तरह से अलैंगिक जनन की क्रियाएं होती है, यानी यहाँ पर किसी भी गैमेट नहीं होता है, बिना गैमेट के ही अन्य जीव बन जाते हैं, यानी एक और जीव उत्पन्न हो जाते हैं, बस ये बातें हैं। अब अगर हम फिजन की बात, सबसे पहले तो हम मुकुलन में ही देख लेते हैं। तो मुकुलन में आपको ध्यान रखना है, मुकुलन में आपको ध्यान रखना है 2 जीव के बारे में। मुकुलन में 2 जीव के बारे में आपको ध्यान रखना है, एक ईस्ट होता है और एक हाइड्रा होता है। ईस्ट और हाइड्रा ऐसे 2 जीव हैं जो मुकुलन विधि के द्वारा अपने नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। मुकुलन कहने का मतलब है कि इनके शरीर पर कुछ उभारे आ जाते हैं, जैसे अगर कोई है, जैसे मान लेते हैं कि कोई, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई जीव है, ये कोई जीव है, तो इसके शरीर पर इस तरीका से उभार आएगा और फिर यही उभार कटकर अलग हो जाएगा, इसी तरह से कटकर अलग हो गया और एक नया जीव बन जाता है। तो ये चीजें होती है किसमें, तो आप कहेंगे सर ये वाली चीजें होती है हमारी ईस्ट और हाइड्रा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप यहां से बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर हाइड्रा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर हाइड्रा हो जाएगा। हाइड्रा के साथ साथ आप लिख लेंगे कि यहाँ पर ईस्ट भी होता है, ईस्ट भी होता है, ठीक है। ईस्ट और हाइड्रा में कौन सा अलैंगिक जनन होता है, तो आप कहेंगे सर मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है, कुछ चीजें दी गई हैं तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे सर लिस्मेनिया, अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सभी के सभी जो जीव हैं जिनमें फीजन के द्वारा, विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होते हैं। अमीबा में, लिस्मेनिया में, युगलीना में, पैरामीशियम में, प्लाज्मोडियम में, इन सभी जीवों में जो जनन है वो अलैंगिक जनन का कौन सा विधि है, तो आप कहेंगे सर विखंडन विधि है, ठीक है। एक होता है सर राइजोपस, राइजोपस और पेनिसिलियम, राइजोपस और पेनिसिलियम को ध्यान रखेंगे कि बीजाणु जनन के द्वारा होता है अलैंगिक जनन, बीजाणु जनन के द्वारा होता है अलैंगिक जनन, किसमें होता है सर, राइजोपस और पेनिसिलियम में। इसी तरह से ध्यान रखेंगे हाइड्रा और प्लेनेरिया, हाइड्रा और प्लेनेरिया 2 ऐसे जीव होते हैं जिनमें पुनर्जनन की क्रियाएं होती है। पुनर्जनन कहने का मतलब है कि उनका शरीर टूट जाता है, खंड में बंट जाता है और फिर ये अपने शरीर को डेवलप कर लेते हैं, इस तरह से समझिए। जैसे आपने देखा होगा कि छिपकली की पूंछ गिर जाती है, छिपकली का जो पूंछ होता है वो टूटकर गिर जाता है, अलग हो जाता है, फिर नए पूंछ बन जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं पुनर्जनन कहते हैं। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया इन दोनों में कौन सा जनन है सर, पुनर्जनन है, और ये कैसी विधि है, तो अलैंगिक विधि है। इसी तरह से ध्यान रखेंगे स्पाइरोगाइरा और समुद्री एनीमोन, स्पाइरोगाइरा एवं समुद्री एनीमोन जो होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, तो आप कहेंगे अपखंडन का, यानी कि फ्रेगमेंटेशन का उदाहरण है। और वेजिटेटिव में आप जान रहे हैं कि जैसे किसी तने को काट कर लगा देना, कायिक प्रवर्धन कहलाता है, ठीक है। यहां से एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि हाइड्रा,
हाइड्रा एक ऐसा जीव है बच्चा कि जिसमें मुकुलन विधि से भी होता है और रीजनरेशन से भी होता है, यानी दोनों तरह से यहाँ पर क्या हो जाते हैं सर, जनन हो जाते हैं। हाइड्रा कैसा है, तो हाइड्रा में सर पुनर्जनन से भी होता है नए जीव का उत्पत्ति, और मुकुलन विधि के द्वारा भी इनमें जनन हो जाते हैं। तो ये सभी के सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से फिजन के भी कुछ एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे कि फिजन में दो तरह का फिजन होता है, एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन में देखेंगे तो तीन तरह से होता है। एक होता है अनियमित। अनियमित कहने का मतलब है कि जैसे किसी भी तरह से खंड टूट गया, टूटकर अलग हो गया, इस तरह से बन गया। तो अमीबा में जो जनन होता है वो फिजन ही होता है, लेकिन कैसा फिजन होता है सर, तो आप कहेंगे अमीबा में जो होता है जनन वो अनियमित द्विविखंडन होता है। कैसा होता है, अनियमित द्विविखंडन। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव है। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव कहलाता है। ठीक है, चलो सर। अनुदैर्ध्य एक होता है, अनुदैर्ध्य बाइनरी फिजन होता है। अनुदैर्ध्य कहने का मतलब है कि ये कोई जीव है तो ये सीधा सीधा, यानी कि इस तरीका से बट गया, यानी कि ऐसे कट गए, अलग हो गए और नए जीव बन गए, तो इसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य। इसमें ध्यान रखेंगे लिस्मेनिया, इसमें ध्यान रखना आपको लिस्मेनिया को, इसको ध्यान रखना है लिस्मेनिया को, और एक ध्यान रखना है युगलिना को। एक कोशिकीय, ये दोनों के दोनों जीव है। जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहते हैं सर, युगलिना को कहते हैं। यानी युगलिना एक ऐसा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण भी करता है और सर दूसरे से भी भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, जंतु और पादप के बीच की संयोजक कड़ी है। इसी तरह से अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। ठीक है, तो इसमें पैरामीशियम आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है सर, पैरामीशियम, और ये भी एक कोशिकीय जीव है। बहुविखंडन में आपको ध्यान रखना है सर प्लाज्मोडियम, बहुविखंडन में आपको ध्यान रखना है प्लाज्मोडियम के बारे में। तो ये सभी के सभी फैक्ट थे जो आपको अच्छे ढंग से रट कर जाना है। ठीक है, बातें क्लियर है, बातें क्लियर है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कहता है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। जैसा कि आप यहाँ पर बादल देख रहे हैं, उजला है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान हमें लाल दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि ये सूर्योदय और सूर्यास्त हो रहा है, तो उस समय आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है सर, लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान रखेंगे कि कुछ बादलों का रंग उजला होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है सर, जब प्रकाश चलती है तो वो एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, और जब ये सरल रेखा में गमन करती है तो इनके रास्ते में कुछ धूल कण मौजूद होते हैं, और उस धूल कण से ये प्रकाश की किरणें टकराती है और टकरा कर बिखरती है। टकरा कर क्या होती है सर, बिखरती है। ठीक है, अलग अलग रंगों में नहीं बिखरती, टकरा कर बिखरती है, हमने ये कहा। और यही घटना कहलाता है सर प्रकीर्णन, यही घटना कहलाता है प्रकीर्णन। बात क्लियर है। अब होता यूं है कि जैसे ही प्रकीर्णन हुआ तो उजला हमें दिखाई देने लगा। बादल कैसा दिखाई देने लगा सर, सफेद दिखाई देने लगा। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आकाश हमें कैसा दिखाई देने लगा, सूर्यास्त सूर्यास्त एवं सूर्योदय, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय आकाश का लाल दिखाई देना। ये भी किसका उदाहरण है, तो आप कहेंगे सर प्रकीर्णन का है। ये भी किसका उदाहरण है, प्रकीर्णन का। परावर्तन आप समझते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या होता है सर, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजारने पर भिन्न भिन्न रंगों में बंटना।
या आप कह सकते हैं कि 7 रंगों में बट जाना, 7 रंगों में विभाजित होना, इसी को हम क्या कहते हैं सर? यानी कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो भिन्न भिन्न रंगों में, अलग अलग रंगों में बट जाती है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं सर? वर्ण का विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, बातें क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साइनो ऑरिकुलर नोड मानव शरीर के अंग में अवस्थित होता है। साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसे हम एसे नोड भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं सर? एस ए नोड कहते हैं, एसे नोड। एसे नोड कहां पर होता है ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है प्यारे बच्चे। आइए समझते हैं सबसे पहले एसे नोड के बारे में। देखिए इसका उत्तर क्या बात करें तो उत्तर आप समझ रहे हैं कि हृदय में होता है। ये कहां पर होता है सर? हृदय में होता है। ये कहां पर होता है? तो आप कहेंगे सर हृदय में होता है। एसे नोड कहां पर होता है? हृदय में होता है। लेकिन समस्या ये है कि सर हृदय में तो होता है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। एक हृदय के दाएं आलिंद है और एक हृदय के दाएं निलय है। अब किसमें होता है सर? जब तक इसकी स्थिति को नहीं हम जानेंगे तब तक इसका सही उत्तर तो न लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो आइए अब समझते हैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे सर मान लेते हैं कि ये एक हमारा हार्ट है। इस हार्ट के हमने 4 चेम्बर बना दिए। हमारा जो हार्ट होता है बच्चा वो कितने भागों में बटा होता है? तो सर वो 4 भागों में बटा होता है। ऊपर वाले जो भाग होते हैं उसको सर हम आलिंद कहते हैं। ऊपर वाले को आलिंद कहा जाता है। ऊपर वाले को क्या कहा जाता है सर? आलिंद कहा जाता है। और नीचे वाले को सर हम कहते हैं निलय। नीचे वाले को हम क्या कहते हैं सर? निलय कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस लाइन से ऊपर 2 खंड जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम आलिंद कहते हैं, और इस लाइन से नीचे 2 खंड आपको दिखाई दे रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं सर? निलय कहते हैं। अगर इन दोनों में देखा जाए तो इसे सर राइट एट्रियम कहते हैं और इसे हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, यानी कि दायां आलिंद और ये बायां आलिंद हो गया। इसी तरह से नीचे वाले को हम कहते हैं सर राइट वेंट्रिकल और इसको कहते हैं सर लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि दायां निलय और ये हो गया बायां निलय। इतनी पॉइंट क्लियर? चलो सर अब यहीं पर ये जो दायां आलिंद है, यहीं पर दायां आलिंद के पास उपस्थित होता है बच्चा हमारा एसे नोड। यहीं पर उपस्थित होता है एसे नोड। कौन उपस्थित होता है? साइनो ऑरिकुलर नोड मौजूद होता है। साइनो ऑरिकुलर नोड मौजूद होता है। इस साइनो ऑरिकुलर नोड का कार्य क्या होता है सर? इसका कार्य होता है, जब हम इसकी कार्य की बात करते हैं, जब हम इसकी कार्य की बात करते हैं तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है सर हृदय की जो गति होती है उसको नियंत्रित करने का। हृदय गति को नियंत्रित, हृदय गति को ये क्या करता है सर? नियंत्रित करता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? हृदय की जो गति होता है उसको क्या करता है सर? नियंत्रित करता है। हृदय की गति को, यानी गति या लय को आप कह सकते हैं कि नियंत्रित करता है। ये जो ऐसे नोड होता है बच्चा इसको हम कहते हैं प्राकृतिक पेसमेकर। प्राकृतिक 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 पेसमेकर, प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। यही जो ऐसे नोड है, ध्यान रखेंगे कि ये हमारे शरीर में 2 वोल्ट का विद्युत उत्पन्न करता है। 2 वोल्ट का क्या जनरेट करता है? तो हमारे शरीर में 2 वोल्ट का विद्युत भी उत्पन्न होता है। और किसके द्वारा होता है सर? ऐसे नोड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है सर? ऐसे नोड के द्वारा होता है। यानी कि विद्युत आवेग उत्पन्न कौन करता है? तो आप कहेंगे सर ऐसे नोड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में विद्युत आवेग उत्पन्न करने का कार्य किसका होता है? तो आप कहेंगे सर ऐसे नोड का कार्य होता है। ठीक है,
तो अब आप इसका उत्तर लगा सकते हैं, राइट राइट। ठीक है, ये कहाँ है सर? हृदय के दाएं आलिंद में, हृदय के दाएं आलिंद में उपस्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर है? चलो सर, अब इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट समझते हैं जो आपको समझ लेना चाहिए। आइए, पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ पर फेफड़ा बनाया, यहाँ पर हमने एक फेफड़ा बनाया है। ठीक है, इस फेफड़ा से ब्लड आता है बच्चा हमारा लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ आता है? लेफ्ट ऑरिकल में, यानी कि बायां आलिंद में। और ये जो ब्लड आता है फेफड़ा से, शुद्ध ब्लड आता है। ठीक है, ये कैसा ब्लड होता है? तो आप कहेंगे शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त कहने का मतलब क्या है? कि ऑक्सीजनित होता है, ऑक्सीजनित रक्त होता है। यानी कि यहाँ पर ब्लड में बच्चा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। इसी अगर ये फेफड़ा से जो आया है ब्लड, किसी ना किसी वाहिका के द्वारा आया है, किसी ना किसी वाहिका के द्वारा आया है, तो इस वाहिका का नाम क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। इस वाहिका को हम कहते हैं बच्चा फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय सीरा कहते हैं, फुफ्फुसीय सीरा। ठीक है, क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय सीरा। तो फुफ्फुसीय सीरा का कार्य क्या होता है सर? ऑक्सीजनेट ब्लड को लाने का कार्य होता है। और ये फुफ्फुसीय सीरा किससे जुड़ा होता है सर? फेफड़ा को बाएं आलिंद से जोड़कर रखता है। बाएं आलिंद से ब्लड लाने का कार्य किसका है? तो बाएं आलिंद में ब्लड, शुद्ध ब्लड को लाने का कार्य किसका है? तो आप कहेंगे फुफ्फुसीय सीरा का कार्य होता है। चलो सर, हमारे शरीर में ब्लड कहां से पंप होता है? हमारे शरीर में, अब यहां पर हम शरीर बनाते हैं, यहां पर हमने लिखा शरीर, यहां पर हमने लिखा शरीर। तो ध्यान रखेंगे कि बाएं नीले से, बाएं नीले से शरीर में ब्लड जाता है। हमारे पूरे शरीर में ब्लड ले जाने का कार्य, ब्लड जो पंप होता है वो कहां से होता है? तो आप कहेंगे सर बाएं नीले से होता है। किससे होता है? बाएं नीले से होता है, बाएं नीले। ठीक है, इसी को हम कहते हैं बच्चा महाधमनी कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। ठीक है, महाधमनी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, बायां नीले जो होता है, बायां नीले से जो ब्लड लेकर हमारे शरीरों में जाता है, तो पहले तो महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर शिराएं होती है। इस तरह से चीजें होती है। ठीक है, अब यहां से और भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर से ब्लड जाता है सर राइट ऑरिकल में। हमारे शरीर से ब्लड जाता है कहां पर? तो आप कहेंगे राइट ऑरिकल में जाता है। और यहां पर जो ब्लड जाता है, ध्यान रखेंगे कि इस ब्लड में ध्यान रखना है आपको कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होता है, यानी हमारे शरीर से जो ब्लड जाता है कहां पर? तो हमारे दाएं आलिंद में। तो इसमें ब्लड में, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है सर, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अब यहीं पर और भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और क्या पॉइंट है? पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा जाता है फेफड़ा में। राइट वेंट्रिकल से, यानी कि दायां नीले से ब्लड जाता है फेफड़ा में। और यहाँ जो ब्लड जाता है ये होता है अशुद्ध ब्लड। ये कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम, ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक। इसको ले जाने वाला, इस रक्त को ले जाए, यानी कि हृदय से फेफड़ा तक ले जाने वाला जो रक्त है वो किस नली के द्वारा, किस वाहिका के द्वारा जाता है? तो आप कहेंगे इसको कहते हैं सर फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी। इसको हम कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, फुफ्फुसीय
धमनी, फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो यहां से कई तरह से प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न है कि फेफड़ा से शुद्ध ब्लड कौन लेकर आता है? तो फुफ्फुसीय शिरा आता है। हृदय से अशुद्ध ब्लड फेफड़ा को कौन लेकर जाता है? तो फुफ्फुसीय धमनी लेकर जाता है। हमारे शरीर में शुद्ध ब्लड कौन लेकर जाता है? तो आप कहेंगे सर महाधमनी के माध्यम से जा। पंप कहां से होता है? तो आप कहेंगे सर बाएं नीले से होता है। ठीक है, यहां पर बच्चे कुछ वाल्व होते हैं, यहां पर कुछ वाल्व होते हैं। इस वाल्व को हम कहते हैं ट्री कपाट, इसे हम कहते हैं ट्री कपाट कहते हैं। और इसे कहते हैं द्विकपाट, इसे हम कहते हैं द्विकपाट। यानी कि इसको बाइकस्पिड और इसे हम ट्राइकस्पिड कहते हैं। ये हमारा बाइकस्पिड है और ये हमारा ट्राइकस्पिड है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ट्राइकस्पिड किसके बीच होता है? तो ध्यान रखेंगे कि राइट यानी कि दायां आलिंद और दायां निलय को जोड़ने वाला जो वाल्व होता है उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड, और बायां आलिंद और बायां निलय को जोड़ने वाला जो वाल्व होता है, जो कस्पिड होता है, उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड कहते हैं। तो ये सभी के सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट था। हमने फिगर के माध्यम से भी आपको समझाया। एसे नोड कहां पर होता है? तो आप कहेंगे सर राइट एट्रियम में होता है। एक होता है सर एवी नोड, एक होता है एवी नोड। एवी नोड अगर कभी भी पूछा जाए, एवी नोड पूछा जाए कि एवी नोड कहां पर होता है, तो ध्यान रखेंगे एवी नोड जो होता है वो हमारा होता है दाएं नीले में। वो कहां पर होता है सर? दाएं नीले में होता है। इस बात को समझ के रखेंगे। हो सकता है पूछा जाए, बट ऐसा है नहीं, पूछना कोई जरूरी है नहीं। ठीक है, बट जितना पूछना था वो आपसे पूछा जाएगा, वो हमने आपको बताया। चल, क्या अगले प्रश्न पर बढ़े? अगले प्रश्न पर बढ़े, चलिए सर अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन के साथ हम लोग कई तरह के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर था, ये 7। ओहो, 1 मिनट प्यारे बच्चे। चल 7 नंबर आते हैं। कह रहा है गोनोरिया एवं सिफिलिस किस प्रकार के लैंगिक जनन संचारित रोग है? क्या पूछा गया है? गोनोरिया एवं सिफिलिस, गोनोरिया है और सिफिलिस है, ये दोनों के दोनों जो है बच्चे ये लैंगिक जनन रोग है। ये कैसा संचारित रोग है? यानी कि ये यौन संक्रामक रोग है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये गोनोरिया और सिफिलिस जो है ये कह रहा है कि किससे होने वाला रोग है? बैक्टीरिया से होने वाला है, वायरस से होने वाला है, प्रोटोजोआ से है, या फंगस से होने वाला रोग है? किससे होने वाला है? देखिए बच्चे ध्यान रखेंगे कि गोनोरिया और सिफिलिस जो रोग है ये यौन संचारित रोग है और ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे सर बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है सर? बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, इसी तरह से आपने सुना होगा HIV, HIV आपने सुना होगा, HIV वायरस है। ठीक है, HIV वायरस, HIV वायरस के कारण एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं एड्स, जिसे हम कहते हैं एड्स कहते हैं। ये भी कैसा रोग है बच्चा? तो आप कहेंगे सर यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग है। एड्स कैसे फैलेगा बच्चा? एड्स फैलता कैसे है? एड्स कैसे फैलेगा? तो ध्यान रखेंगे कि जब हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन करते हैं,
लैंगिक जनन करते हैं, यानी कि जब हम सेक्स करते हैं तब हो सकता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि अगर किसी को एड्स हो चुका है और उसके दिए गए इंजेक्शन से अगर किसी और को इंजेक्शन लगा दिया जाए, यानी कि कह सकते हैं कि इंजेक्शन के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीका से ये चीजें फैलती है, इस तरीका से ये चीजें फैलती है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है। अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का संचालन क्यों करता है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चल देखिए आइए, अम्ल जो होता है बच्चा ध्यान रखेंगे कि अम्ल जो होता है वो जल में घुलकर, अम्ल जो होता है वो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। क्या देता है सर? H प्लस आयन देता है और इसी H प्लस आयन के कारण ये विद्युत का संचालन कर पाता है। ये H प्लस आयन उत्पन्न करता है और H प्लस आयन के कारण ही क्या होते हैं, विद्युत का संचालन हो पाते हैं, ठीक है। अब यहां से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आप इसको ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न बनता है कि अगर अम्ल की अभिक्रिया, अगर अम्ल की अभिक्रिया अगर हम किसी धातु के साथ करा दें तो क्या बनेगा। अम्ल की अभिक्रिया अगर हम किसी मेटल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है। तो पहला ध्यान रखेंगे कि एक तो सर ये लवण बनाएगा और साथ ही साथ सर हाइड्रोजन गैस बनाएगा, H2 गैस बनाएगा, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम करा दें तब क्या होगा। तो सर लवण बनेगा, लवण बनेगा, CO2 गैस बनेगा और सर जल बनेगा। और क्या बनेगा सर, जल बनेगा। ये सभी के सभी प्रश्न आपको ध्यान रखना बच्चा, ये ऑब्जेक्टिव में भी है तो ध्यान रखेंगे कि ये सब्जेक्ट 2 नंबर के भी क्वेश्चन में ये काम आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है बनकर, ठीक है। चल तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर अम्ल को, अगर अम्ल को धातु के ऑक्साइड से, धातु के ऑक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया करा दिया जाए तब क्या होगा सर, तब लवण और जल बनेगा। तब क्या होगा सर, लवण और जल बनेगा, लवण और जल बन जाता है। ये भी चीजें क्लियर हो गई होगी, ये भी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो सर अब इसी तरह से ध्यान रखना है कि जो हमारे वर्षा का जल होता है, वर्षा का जो जल होता है वो बच्चा विद्युत का संचालन करता है, विद्युत का संचालन करेगा। लेकिन बच्चा आसुत जो जल होता है, आसुत जल जो होता है वो विद्युत का संचालन, वो विद्युत का संचालन नहीं करता, वो विद्युत का संचालन नहीं करता है। तो वर्षा का जल विद्युत का संचालन हो करेगा, लेकिन आसुत जल जो है विद्युत का संचालन नहीं कर पाता है, ठीक है। बातें क्लियर है। चलो सर चल OH आयन कौन होता है सर, जब क्षार को हम जल यानी भस्म जो होता है, जब क्षार भस्म जो होता है जब उसका जलीय विलयन बनाते हैं तब उसमें से हमें OH माइनस आयन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया कि विद्युत का संचालन क्यों होता है, तो आप कहेंगे H प्लस आयन के कारण। और इससे रिलेटेड जो बातें थी कि अगर अम्ल का रिएक्शन अगर धातु के साथ कराया जाए तो सर लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनता है। अब पॉइंट आपको कौन सा ध्यान रखना है, पॉइंट ये ध्यान रखना है
कि अगर पूछा जाएगा कि अम्ल का अगर अभिक्रिया धातु के साथ करा दे तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल का रिएक्शन अभिक्रिया अगर धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट से करा दिया जाए तब कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। आपको गैस पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है सर, गैसेस पर फोकस करना है। इसी तरह से पूछा जाएगा कि अम्ल के ऑक्साइड, अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस, सर कोई गैस नहीं बनता, कोई गैस नहीं बनता है सर। ठीक है, चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ मैच करना है। स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ मैच करना है। ठीक है, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ क्या करना है बच्चे, मैच करना है। चलिए देखिए, सबसे पहला है कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है सर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या आपको पता है? चल आइए बच्चे, ये थोड़ा सा आज इसका सर फिर गया है, लाइट कट, लाइट देख पा रहे हैं, पूरी तरीका से अंधेरा, फिर भी चलो कोई बात नहीं, आपको दिख रहे होंगे सारी चीजें। आइए, कहता है कि बेकिंग सोडा, सर बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं सर, खाने वाला सोडा कहते हैं। और खाने वाला सोडा को सर सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सर सूत्र क्या होता है सर, NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है सर, NaHCO3 होता है। चलो सर, धावन सोडा, धावन सोडा जिसे हम कास्टिक सोडा के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो सर, धावन सोडा धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है सर, NaCO3 10H2O होता है। NaCO3 10H2O होता है। इसी तरह से ग्लोबल लवण, ग्लोबल लवण कौन होता है सर, Na2SO4 को कहते हैं। Na2SO4 इंटू 10H2O को हम कहते हैं ग्लोबल साल्ट कहते हैं। किस नाम से जानते हैं सर, ग्लोबल साल्ट के नाम से हम जानते हैं। सर नीला थोथा, नीला थोथा CuSO4 इंटू 5H2O होता है। CuSO4 इंटू 5H2O होता है। इसी तरह से जिप्सम का ध्यान रखना है कि जिप्सम का क्या होता है, तो जिप्सम का होता है सर CaSO4 इंटू 2H2O होता है। CaSO4 इंटू 2H2O होता है। तो यहां से बच्चे देखो, ये क्वेश्चन हमने बनाकर लाया इस वजह से कि इस तरह के प्रश्न आपके 5 नंबर, आपके 2 नंबर में भी आ सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं, और सर 6 नंबर में भी प्रश्न बनकर आ सकता है। इसी वजह से इस क्वेश्चन को हमने यहां पर बनाकर लाया कि इस तरह से भी पहले पूछे गए हैं प्रश्न, तो हो सकता है कि इस बार भी पूछे जाए। क्या है या नहीं है, बातें क्लियर है? चलो सर, अब यहाँ से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जैसे सर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हम बताना चाह रहे हैं कि पूछा जाता है कि अग्निशमन में, अग्निशमन में किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि आग बुझाने में, आग बुझाने में किसका प्रयोग होता है। तो आग बुझाने में प्रयोग किसका होता है, तो आप ध्यान रखेंगे सर ये होता है बेकिंग सोडा का। किसका होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं सर, तो आग बुझाने में कर लेते हैं। किसमें कर लेते हैं सर, आग बुझाने में कर लेते हैं। इसी तरह से ध्यान रखेंगे दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि अम्लीयता को दूर करने के लिए, यानी कि पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लीयता या पेट की अम्लीयपन भी कह सकते हैं, पेट की अम्लीयता को दूर करने, ये इसमें भी किसका इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे सर बेकिंग सोडा का कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल 2 जगह आपको ध्यान रखना है, एक तो कि सर आग बुझाने में भी करते हैं, और दूसरा सर अपने पेट का जो अम्लीयपन है उसको भी खत्म करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इनो वगैरह में आपको मिल जाएगा बेकिंग सोडा।
ठीक है। हालांकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी इस्तेमाल करते हैं। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए एक सूत्र याद रखिएगा, MgOH का होल ट्वाइस होता है, जिसे हम कहते हैं सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चले आगे बढ़े, चले सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्लोर अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया करते हैं कहते हैं। देखिए समझने का प्रयास करेंगे। पहला का है कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है सर? NaCl होता है। अब कह रहा है कि इसका जलीय विलयन, तो जलीय विलयन सर इसमें जल मिलाना पड़ेगा, H2O बनाना पड़ेगा। इससे सर हम विद्युत गुजार रहे हैं, इससे क्या कर रहे हैं? विद्युत गुजार रहे हैं। जैसे ही विद्युत गुजारे तो कह रहा है कि टूटकर ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाया है। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है सर? NaOH होता है, NaOH होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चा कि क्लोरीन गैस भी बनता है और साथ ही साथ और क्या बनेगा? अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। जैसे यहां पर 2 लगाते हैं तो 2NaOH हो गया, 2NaOH हो गया, यहां पर 2 कर लेते हैं तो हाइड्रोजन सर कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन यहां पर है तो 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए। क्लोरीन सर 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। ऑक्सीजन सर 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अब यहां पर देखें, यहां पर ये कह रहा है कि वियोजित होकर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बना है। ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है बच्चा, ये क्या है? तो एक प्रबल क्षार है। ये क्या है सर? एक प्रबल, एक मजबूत क्षार है। ये क्या है सर? ये क्लोरीन गैस है। ये क्या है सर? गैस है। तो जब क्लोरीन का भी निर्माण हुआ, क्लोरीन गैस भी बना और इसके साथ साथ एक हमारा क्षार भी बना, तो हम कहेंगे कि ये क्लोरीन का निर्माण हुआ तो सर क्लोर कहलाएगा, क्लोर कहलाएगा। सर क्षार का निर्माण हुआ तो क्षार कहलाएगा। इसका मतलब है कि ये अभिक्रिया कौन सी है? तो आप कहेंगे सर क्लोर अल्कली रिएक्शन है। ठीक है, यानी क्लोर क्षार अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है सर? क्लोर क्षार अभिक्रिया है। बातें क्लियर है? चलो सर, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? एक तत्व, एक कंपाउंड टूटते हैं दो अलग अलग चीजों में। ठीक है, संयोजन क्या होता है सर? दो कंपाउंड मिलकर एक हो जाते हैं। तो ये चीजें, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, गतिशील कण होते हैं। हमसे पूछा गया है कि जब हम किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गतिशील वो कौन सा कण होता है? देखिए बच्चे, किसी भी तत्व का जो, किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही गति करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गति नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही, इलेक्ट्रॉन के कारण ही किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा का क्या होता है सर? प्रवाह होता है। चीजें क्लियर है? चलो सर, अब यहां से थोड़ी सी चीजें आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सर यहां पर लिखा हुआ है परमाणु, तो कुछ परमाणु के बारे में भी आप समझें। आइए, चलो बच्चे, ये एटम है, ये क्या है? परमाणु है। अब इस परमाणु की अगर हम बात करें तो इस परमाणु की जब हम बात करते हैं तो ये इसका सेंटर होगा, ये इसका सेंटर मान लेते हैं कि ये सेंटर है। इस सेंटर से अगर देखा जाए तो ये ऐसा हो गया, ठीक है, और इसी तरीका से ये ऐसा हो गया। ठीक है, चल, ये रेड कलर का जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं बच्चा नाभिक, इसको हम कहते हैं सर नाभिक।
इसको क्या कहते हैं सर? नाभिक कहते हैं। नाभिक में क्या क्या मौजूद होता है? हमने पहले ही बताया आपको कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक जो होता है बच्चा वो धनावेशित होता है। नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। कैसा होता है? इस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। नाभिक का अगर कभी भी आपसे त्रिज्या पूछ दे कि नाभिक का त्रिज्या कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 10⁻⁻15 मीटर होता है। 10⁻⁻15 मीटर होता है और इसी को हम कहते हैं सर 1 फर्मी कहते हैं, 1 फर्मी कहते हैं। सर नाभिक की त्रिज्या को हम किस में मापते हैं? तो आप कहेंगे सर फर्मी में मापते हैं, फर्मी में मापते हैं। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उत्तर आसानी से लगा सकते हैं कि कभी भी पूछा जाएगा कि नाभिक की त्रिज्या को हम किस में मापते हैं, तो फर्मी में मापते हैं। ये त्रिज्या कौन सी है सर? ये वाली जो छोटी त्रिज्या है यही है सर। ये कितनी होती है? तो 10⁻⁻15 होता है। ये बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका एटम है, ठीक है। इस एटम की अगर हम बात करें, परमाणु की बात करें, ठीक है, इसको हम कहते हैं सर परमाणु, इसको हम कहते हैं परमाणु। जब हम परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या को हम किसमें, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 10⁻10 मीटर होता है और इसी को कहते हैं 1 एंगस्ट्रम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं सर? 1 एंगस्ट्रम कहते हैं। यानी त्रिज्या का जो माप होता है उसे हम किस में कहते हैं सर? एंगस्ट्रम में कहते हैं, एंगस्ट्रम में कहते हैं, ठीक है। किसमें करते हैं? एंगस्ट्रम में करते हैं। यानी कि परमाणु का जो आकार मापा जाता है वो एंगस्ट्रम में मापा जाता है और नाभिक का जो आकार मापा जाता है वो फर्मी में मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है सर? 10⁻10 मीटर होता है जो 1 एंगस्ट्रम कहलाता है और नाभिक की जो त्रिज्या होती है सर 10⁻15 मीटर होता है जिसे हम 1 फर्मी कहते हैं। बोले कोई दिक्कत? चलो सर, इसी में थोड़ी सी और चीजें आप ध्यान रखेंगे कि परमाणु जो होता है सर विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है सर? उदासीन होता है, यानी परमाणु पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं सर आयन क्या होता है। आयन कहने का मतलब है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने पर धनायन बनाता है, धनायन बनता है। यानी कि उस एटम के ऊपर, उस एटम के ऊपर एक पॉजिटिव प्लस का साइन है, जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना प्लस बन जाएगा। सर इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है तो इसे हम कहते हैं सर ऋणायन, इसे हम क्या कहते हैं? ऋणायन कहते हैं। और ऋणायन में क्या होता है? ये इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर क्या आ जाता है सर? माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। चीजें क्लियर है? चलो, तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे हमने आपको समझाया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। कह रहा है कि एक दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम और न्यूनतम होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चा कि ये तरंग दैर्ध्य होता क्या है, ये तरंग दैर्ध्य होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है। देखिए, तरंग दैर्ध्य जो होता है वो एक तरह का दूरी है बच्चा। ये क्या है? एक तरह का दूरी है। हम इसको कहते हैं कि तरंग दैर्ध्य जो है ये किसी भी रे के द्वारा दूरी तय किया जाता है और उसी दूरी को हम कहते हैं कि तरंग दैर्ध्य है, उसी दूरी को हम कहते हैं सर तरंग दैर्ध्य है। ध्यान रखेंगे कि तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है कि जैसे यहां पर एक पिक्चर हम बनाकर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, एक पिक्चर हम यहां पर बना रहे हैं। देखो बच्चा, तरंग जो होता है कुछ इस तरीका से गमन करते हैं, कुछ इस तरीका से गमन करते हैं। इसको हम कहते हैं सर श्रृंग, इसको कहते हैं श्रृंग और इसको कहते हैं सर गर्त, इसको कहते हैं गर्त, इसको कहते हैं गर्त। और ये भी क्या होगा सर? श्रृंग होगा। ये भी क्या होगा?
श्रिंग होगा। चल, ये भी श्रिंग होगा। तो यहां पर आपको कुछ बीच की दूरी दिखाई दे रहा होगा, यहां से यहां की जो बीच की दूरी होता है, इसी को हम कहते हैं बच्चा तरंग दैर्ध्य। इसी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये तरंग दैर्ध्य होता क्या है, तो आप कहेंगे दो श्रृंगों के बीच की दूरी, दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। आप लिखना चाहेंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं हम, दो लगातार, दो लगातार श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी, गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं सर, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे जिसका वेवलेंथ, इसको बच्चा हम तरंग दैर्ध्य को कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको हम इस तरीका से लेमडा से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, लेमडा से। तरंग दैर्ध्य को किससे में मापते हैं, तो हर्ज में मापते हैं। मापते किस में है, तो आप कहेंगे सर हर्ज में, हर्ज में मापते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि तरंग दैर्ध्य जितना ज्यादा होगा वो उतना ही दूर तक जाएगा, यानी किसी भी तरंग का अगर तरंग दैर्ध्य अधिक है तो वो काफी दूर तक दूरी तय करेगा, काफी दूर तक दूरी तय करेगा। इसका मतलब है कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे के उल्टा होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं सर, उल्टा होते हैं। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा। अगर तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो आवृत्ति क्या होगा, कम होगा। आवृत्ति कहने का मतलब है कि एक सेकंड में कितनी बार वो गति कर जा रहा है, एक सेकंड में कितनी बार गति। जैसे ये वाली चीज, ये वाली चीज देखो, यहां पर ये कुछ धीरे धीरे, ये बच्चा स्पीड देखो कितना ज्यादा है, ये क्या है, स्पीड ज्यादा। यानी हम कह सकते हैं कि आवृत्ति जो होता है एक सेकंड में इस तरह से कितनी बार गति कर जा रहा है, ये चीजें हैं। और तरंग दैर्ध्य क्या है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं सर, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, अब आइए, अब इस फिगर को अगर ध्यान से देखें, इस फिगर में आप ध्यान से देखें तो इस सभी रंगों को यहां पर दिखाया गया, इसके वेवलेंथ को यहां पर दिखाया गया, इसके वेवलेंथ को। ये लाल रंग का वेवलेंथ है। तो अब यहां पर आप ही बताएं, ये एक यहां से यहां के बीच की दूरी, ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे यहां से यहां के बीच की दूरी, इसी तरह से यहां के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी, ये बीच की दूरी, ये बीच की दूरी, और ये रहा ये बीच की दूरी। अब आप बताओ बच्चे कि सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो किस कलर का दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला रेड है और नीचे वाला वायलेट है, यानी कि बैगनी है। किसका ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर लाल रंग का तो अधिक दिखाई दे रहा है। ये दूरी जो है लाल रंग का सर अधिक है, ये दूरी जो है सर लाल रंग का अधिक है, ये लाल है और ये सर बैगनी है, ये सर बैगनी है। तो लाल रंग का तो अधिक है और बैंगनी का सबसे कम है, और यही हमसे प्रश्न पूछा गया है कि किसका अधिकतम, तो लाल का अधिकतम, तो लाल का अधिकतम ये रहा। और न्यूनतम किसका, तो बैगनी का। ये पीला है सर, ये नहीं होगा, तो लाल और बैगनी यहीं पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आ गई, क्या चीजें समझ में आ गई कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तरंग दैर्ध्य को हम लेमडा से दिखाते हैं, तरंग दैर्ध्य को हम किस में मापते हैं सर, हर्ज में मापते हैं। जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा वो उतना ही दूर तक जाएगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा वो सबसे ज्यादा बिखरेगा। जैसे सर बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है तो वो ज्यादा बिखर जाता है। हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि सर ब्लू कलर का जो प्रकीर्णन है उसका जो बिखराव है अधिक होता है, उसका तरंग दैर्ध्य कम होता है।
तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण ये दूरी तय ज्यादा कर रहा है। अब जैसे सीधी सी बात समझो बच्चे, जैसे अगर आप आराम आराम से चल रहे हो तो आप लंबी दूरी तय कर लोगे, लेकिन जब आप दौड़ते हो तो दौड़ कर जाओगे तो एनर्जी ज्यादा खपत होगा, एनर्जी ज्यादा खपत होगा, जल्दी थक जाओगे तो दूर तक नहीं जा पाओगे। बस यही तरंग के साथ है। तरंग तेजी से चल रहा है, बैगनी कलर जो तेजी से गति कर रहा है, तो इसकी ऊर्जा जल्दी समाप्त, तो दूर तक नहीं जाएगा, पास में ही रह जाएगा। और ये रेड कलर जो है ये क्या कर रहा है सर, आराम आराम से चल रहा है, आराम आराम से चल रहा है तो सर लंबा दूरी तय करेगा, दूर तक जाएगा। इसी वजह से खतरे के लिए बनाया गया है कौन सा कलर, लाल कलर को बनाया गया है। हमें रेलगाड़ियों में जो सिग्नल होते हैं खतरों के लिए या यातायात के लिए, जो रुकने का जो सिंबल बनाया गया है वो किस कारण से लाल को बनाया गया है सर, दूर से दिखाई दे देता है, इसी वजह से। चीजें क्लियर, बातें क्लियर है? चलो सर, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक है तो इसका आवृत्ति कम होगा, इसका बिखराव कम होगा, और बैगनी कलर का आवृत्ति अधिक है तो इसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। चलो सर, अगले प्रश्न पर आते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाए, आइए आते हैं। कह रहा है कि उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है। उत्सर्जी पदार्थ का हमारे शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? आवश्यक इस वजह से बच्चा, क्योंकि वो अधिक विषाक्त होते हैं, वो अधिक विषाक्त होते हैं, क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक है। अरे कोई भी चीज अगर विषाक्त है, विषैला चीज है, तो हानिकारक ही होगा, और ये हमारे लिए अनयूजुअल है, यानी बेकार की चीजें हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बच्चे, अब यहां से कुछ और भी फैक्ट आपको समझना है जो हम आपको समझा रहे हैं। आइए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ बच्चे तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है अमोनिया, एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया, और एक होता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ठीक है। यानी कि कोई भी जीव है तो उन जीव में उत्सर्जी पदार्थ इन्हीं तीन प्रकार के मिलेंगे। हम मैमल्स की बात कर रहे हैं या कोई भी आप कह सकते हैं, यानी प्लांट्स को छोड़कर एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स को हमने नहीं कहा, हमने एनिमल्स की बात कर रही है। एनिमल्स में एनिमल्स में या तो अमोनिया के रूप में होगा उत्सर्जी पदार्थ, या तो यूरिया के रूप में होगा, या तो यूरिक एसिड के रूप में होगा। जब हम अमोनिया की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे बच्चे कि अमोनिया जो होता है, अमोनिया जो उत्सर्जित करता है, वैसे जीव को हम कहते हैं अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक जीव कहते हैं। इस जीव को हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक जीव कहते हैं। इसी तरह से जो यूरिया का उत्सर्जन करता है, ऐसे जीव को हम कहते हैं यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक जीव कहते हैं, यूरियोटेलिक जीव कहते हैं। और इसी तरह से अगर यूरिक एसिड का निष्कासन कर रहा है तो हम उसे कहते हैं यूरिको एसिड, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक कहते हैं। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है। यानी कि अगर कोई जीव अमोनिया का उत्सर्जन कर रहा है तो उस जीव को हम क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक जीव कहेंगे। अगर यूरिया का उत्सर्जन कर रहा है तो हम उसे यूरियोटेलिक जीव कहेंगे, और यदि यूरिक एसिड का उत्सर्जन कर रहा है तो ऐसे जीव को हम यूरिकोटेलिक कहेंगे। अब ध्यान रखें कि अमोनिया कौन उत्सर्जित करता है, तो अमोनिया उत्सर्जित करने वाला जो जीव है वो जीव होते हैं बच्चा जलीय जीव। वो कौन सा जीव होता है, जलीय जीव होता है। यानी कि जो अत्यधिक पानी में रहते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, वो सभी के सभी जो जीव है वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। जैसे सर मछली हो गया, मछली क्या करेगा सर, अमोनिया का उत्सर्जन करेगा, ठीक है। चलो, यूरिया का उत्सर्जन कौन करेगा सर, तो ध्यान रखेंगे जो मनुष्य है, मनुष्य है सर, गाय भैंस हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सभी के सभी जीव किसका उत्सर्जन करेंगे सर, यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। सर यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करेगा, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेगा बच्चा जो पंछी है,
पंछी, और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे सरीसृप, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स जो होता है वो भी किसका उत्सर्जन करते हैं, तो आप कहेंगे सर यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। जो कम पानी चाहिए, जिन जीव को, जो जीव कम पानी का कंज्यूम करते हैं, कम पानी पीते हैं, तो वो यूरिक एसिड। जो मीडियम पानी पीते हैं वो यूरिया का, और जो अत्यधिक पानी का सेवन करते हैं सर वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। चीजें क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी के सभी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो जलीय जीव होता है, जो जलीय जीव होता है वो अपना उत्सर्जित पदार्थ बाहर कैसे निकालते हैं, तो विसरण के द्वारा निकालते हैं, विसरण विधि के द्वारा। विसरण विधि के द्वारा ही वो अपने उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। विसरण क्या होता है सर? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चीजों को निकाल देना सर विसरण होता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक एवं वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा आरेखित मांसपेशी से बना जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है? सीधी सी बात कह रहा है कि वृक्क जो है किससे प्रोटेक्टिव होता है। इतनी लंबी चौड़ी जो भाषण लिखी गई है, इससे का सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारा वृक्क है वो किससे प्रोटेक्टिव होता है, किससे सुरक्षित रहता है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। बताएं। चल आइए, देखिए प्यारे बच्चे, यहां पर एक हमने किडनी का स्ट्रक्चर लेकर आया है, एक किडनी का हमने स्ट्रक्चर लेकर आया है। इस किडनी के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो किडनी के बाहर में जब हम बात करते हैं बाहरी, यानी कि ये जो आपको इस कलर, जो हम यहाँ पर ब्लू कलर को आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ब्लू कलर यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, ये चीज है। ठीक है, इसको कहते हैं हम रेनल कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? रेनल कैप्सूल कहते हैं। यानी कि जो बाहरी जो लेयर है, ये बाहरी जो लेयर होता है, इसको सर हम कहते हैं रेनल कैप्सूल। इसको हम क्या कहते हैं? रेनल कैप्सूल कहते हैं, रेनल कैप्सूल कहते हैं। ये रेनल कैप्सूल ही क्या करता है सर? किडनी का सुरक्षा करता है, किडनी की सुरक्षा करता है। बताएं, क्या ये बात क्लियर हुआ? यानी रेनल कैप्सूल जो होता है वो किडनी का क्या करता है सर? सुरक्षा करता है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा सर? कैप्सूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? कैप्सूल हो जाएगा, यानी रेनल कैप्सूल हो जाएगा। अब रेनल कैप्सूल के अंदर आपको रेड कलर का चीजें दिखाई दे रहा है। रेनल कैप्सूल के अंदर आपको रेड कलर का ये चीजें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये रेड कलर का, इस रेड कलर को हम कहते हैं बच्चा कॉर्टेक्स। इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। ये किडनी का बाहरी परत हो, किडनी का बाहरी भाग है। क्या है? बाहरी भाग होता है। ठीक है, किडनी का बाहरी भाग क्या कहलाता है? बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सर कॉर्टेक्स का कार्य होता है। ये कॉर्टेक्स का कार्य क्या होता है सर? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, चल यहां पर आपको एक कुछ इस तरीका से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, पिरामिड की तरह, पिरामिड की तरह कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीका का कुछ स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, इसको हम बच्चा कहते हैं मेडुला। इसको हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं, मेडुला कहते हैं। ठीक है, ये मेडुला क्या होता है? तो आंतरिक भाग होता है, आंतरिक भाग होता है, किडनी का आंतरिक भाग होता है मेडुला। ये मेडुला हमारे शरीर में हर एक किडनी में लगभग 15 से 16 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है सर? 15 से 16, यानी कि हर एक किडनी में मेडुला की संख्या कितनी होती है सर? 15 से 16 तक होती है, 15 से 16 तक इसकी संख्याएं होती है। बताएं, बातें क्लियर है? बातें क्लियर है प्यारे बच्चे? चल
तो मेडुला हो गया हमारा क्या सर, बाहरी भाग हो गया, आंतरिक भाग, माफ करेंगे, आंतरिक भाग हो गया, आंतरिक भाग हो गया। चल, नेफ्रॉन क्या होता है सर, नेफ्रॉन होता है किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ठीक है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किडनी का क्या होता है सर, नेफ्रॉन होता है, ठीक है। और न्यूरॉन किसका होता है, तो आप कहेंगे सर मस्तिष्क का होता है। न्यूरॉन किसका होता है सर, मस्तिष्क का होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गई, पॉइंट क्लियर हो गई। चलो सर आगे बढ़ते हैं। कह रहे नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है। आइए एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ बनाते हैं, इस तरीका से आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इस तरीका से कुछ आपको चल देखिए प्यारे बच्चे, यहां पर होता है इस तरीका से फैला हुआ होता है केशिकाओं का जाल। ये क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होता है, इस रक्त वाहिकाएं, इसको हम क्या कहते हैं, रक्त केशिका होता है। रक्त केशिका पतली पतली क्या होती है, केस की तरह नली होती है, रक्त केशिकाएं होती है, इसी में ब्लड आता है। और इसी रक्त केशिका को हम बोलते हैं, हम कहते हैं बच्चा ग्लोमेरुलस। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो आपको कटोरी की तरह दिखाई दे रहा है, अर्ध चांद की तरह जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं वोमेन संपुट, इसको हम कहते हैं वोमेन, वोमेन संपुट कहते हैं, वोमेन संपुट कहते हैं। ये हमारा पीसीटी है, ये हमारा डीसीटी है, और इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले कहते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि ग्लोमेरुलस अवस्थित कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस अवस्थित कहाँ होता है, तो सीधी सी बात है बच्चा कि ये वोमेन संपुट में अवस्थित है। किसमें अवस्थित है सर, वोमेन संपुट में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है, वोमेन संपुट में अवस्थित है हमारा ग्लोमेरुलस। अब ध्यान रखेंगे कि यहीं पर जब हम ग्लोमेरुलस और वोमेन संपुट को मिलाते हैं, जब हम ग्लोमेरुलस और वोमेन संपुट को मिला देते हैं प्यारे बच्चे, तो इनको मिलाने के बाद इन दोनों को एक साथ हम मालपेगियन, मालपेगियन कोष कहते हैं, मालपेगियन कोष के नाम से जानते हैं। सर यहीं पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन का कार्य होता है, यहीं पर रक्त का निस्यंदन होता है, यहीं पर क्या होता है, रक्त का निस्यंदन। अगर कभी भी पूछा जाए कि रक्त का निस्यंदन कहां पर होता है, तो आप कहेंगे सर वोमेन संपुट में होता है, ठीक है। अगर वोमेन संपुट ना दिया रहे तो आप ग्लोमेरुलस मार देंगे, अगर ग्लोमेरुलस भी ना दिया रहे तो सर मालपेगियन कोष दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा आप उत्तर लगा देंगे, ठीक है। यहां सर पीसीटी के पास क्या होता है, तो यहां पर होता है बच्चा रक्त का, रक्त का पुनर्अवशोषण, ठीक है, पुनर्अवशोषण होता है, रक्त का नहीं पदार्थ का, ठीक है।
पदार्थों का, किन किन पदार्थों का सर? जैसे यहां से प्लाज्मा बाहर निकलता है, इसमें रक्त कोशिका में सर रक्त भरा हुआ है, इस रक्त से प्लाज्मा बाहर निकला, प्लाज्मा में बहुत सारे चीजें हैं, जैसे लवण है, लवण है सर, यानी जैसे जो साल्ट है, नमक हमने जो खाया, उसके बाद इसमें सर आयंस मौजूद होते हैं, कुछ इसमें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, तो ये सभी के सभी चीजें यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, तो यहाँ पर सर ध्यान रखना है कि पदार्थों का जो पुनर्अवशोषण होता है वो ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का होता है, ठीक है। ग्लूकोज के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि अमीनो एसिड का होता है, अमीनो एसिड का होता है इस तरीका से, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस आयन वगैरह इन सभी चीजों का हो जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया सर, जल हो गया, कुछ आयन हो गए, इन सभी का रीएब्जॉर्प्शन होता है कहां पर? पीसीटी के, ठीक है, प्रोक्सिमल कम्युलेटिव ट्यूब्यूल इसको कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। सर लूप ऑफ हेनले का कार्य क्या है? लूप ऑफ हेनले का कार्य होता है मूत्र को सांद्र बनाना, मूत्र को सांद्र बनाना, सांद्र कहने का मतलब है कि गाढ़ा बनाना, मूत्र को क्या बनाना है? गाढ़ा, यानी कि पानी कम से कम बाहर निकले, यानी हमारे मूत्र में पानी कम से कम बाहर निकले, इसी वजह से मूत्र को क्या बनाता है? ये लूप ऑफ हेनले सांद्र बना देता है। टीसीटी लेवल पर भी एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है, जिसमें आयन वगैरह यहाँ पर सीक्रेट होते हैं, ठीक है। चल, अब कुछ चीजें, इसको हम कहते हैं संग्राहक नलिका कहते हैं, इसको हम कहते हैं संग्राहक, संग्राहक, संग्राहक नलिका कहते हैं, ठीक है। यानी कि हर यहाँ पर यहाँ पर जो हमारा नेफ्रॉन है, हर किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, और 10 लाख नेफ्रॉन में से सोचो कि सब इस तरीका से संग्राहक नलिका में आकर जुड़ा होता है, ठीक है। अवरोही चाप होता है, इसको अवरोही चाप कहते हैं, ठीक है, ये आरोही चाप हो गया। लूप ऑफ हेनले भी आपने समझ लिया। अच्छा, यहाँ से कुछ और भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाएगा कि मूत्र में पानी कितना होता है, तो पानी ध्यान रखेंगे 80 से 85 से 90%, लगभग 85 से लग 95 से 80, 95 से लगभग 95-96% क्या होता है सर? पानी होता है। मूत्र में ध्यान रखेंगे कि सर यूरिया कितना होता है, यूरिया कितना होता है सर? 2% होता है। कुछ लवण भी होता है, कुछ लवण भी होता है, वो भी सर लगभग 2% होता है। कुछ अन्य चीजें सब मिलाकर 2% हो जाते हैं, ठीक है। मूत्र का रंग सर यूरोक्रोम के कारण क्या होता है सर? पीला होता है। इस सभी चीजों के बारे में आपने जाना होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया सर? बोमेन संपुट हो गया। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इन 15 क्वेश्चन में प्यारे बच्चे, हमें लगता है कि आपको हमने 50 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। 15 क्वेश्चन में हमने लगभग आपको 50 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, और बेहतरीन ढंग से सॉल्व कराया। अगर आप अच्छे ढंग से लेक्चर को देखे होंगे तो आपको इस तरह से प्रश्न अगर बनकर आते हैं, या इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर एग्जामिनर बनाता है, तो आप उस क्वेश्चन को अवश्य ही सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ गए? तो चलिए बच्चा, इधर लगातार हम आपकी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, कुछ वजह है, घरेलू समस्या भी है बच्चा, ठीक है, और कुछ वाईफाई का भी इशू चल रहा है, इस वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी भी एग्जाम आ गई है, एग्जाम के डेट आए हुए हैं, तो उसकी भी थोड़ी सी प्रिपरेशन हमें भी करनी होती है, तो इस वजह से रेगुलर नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन लाएं जिससे आपको हर तरह के क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हुए चले हम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी चीज़ों को समझ रहे होंगे, हमारी समस्याओं पर आप थोड़ी सी अमल करेंगे। तो चलिए, फिर मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को बेहतर